कक्षा 9वीं के विद्यार्थी जन ध्यान देंगे। अध्याय 17 का प्रश्न 9वां क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। क्या असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक असुरक्षा को बढ़ावा देता है? इसके उत्तर में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत किसी एक श्रमिक के साक्षात्कार के आधार पर उत्तर दीजिए। साक्षात्कार मतलब जो व्यक्ति शासकीय कार्य में नहीं है, प्राइवेट कार्य करता है, प्राइवेट संस्था में कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति से मिलिए और उनसे जानिए कि आपकी सामाजिक असुरक्षा है या आप सुरक्षित हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का आपका प्रैक्टिकल है। इसका उत्तर भी आप समझ लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, इसका उत्तर हम किस प्रकार से लिखेंगे उससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि कैसे हम किस प्रकार ऐसे लोगों से मिलकर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे। तो उत्तर लिखेंगे, हाँ बिल्कुल सही है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक असुरक्षा को बढ़ाता है। जैसे ये लाइन छोड़ेंगे, पहला लिखेंगे नियम विनियम, बीच में योजक चिन्ह होगा। नियम विनियम का अनुपालन कमजोर है। दूसरा, कम वेतन मिलता है और वह भी नियमित नहीं मिलता। तीसरा, यहां अतिरिक्त समय में काम करने, कॉमा सवेतन, कॉमा छुट्टी, कॉमा बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। चौथा, रोजगार की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। पूर्ण विराम। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं, लिखना है, एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम जगमोहन है, वह रायपुर के चावड़ी, ब्रैकेट में लिखेंगे मजदूरों का बाजार, ब्रैकेट बंद, में प्रतिदिन रोजगार की तलाश में सुबह 8:30 बजे से पहुंच जाता है। पूर्ण विराम। जहां कभी काम मिल जाने पर काम के स्थान पर चला जाता है, परंतु कभी कभी 11 से 12 बजे तक भी कोई नियोक्ता मतलब होता है काम करवाने वाला, या साधारण भाषा में समझ सकते हैं मालिक, नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में वह उस दिन बेरोजगार ही रह जाता है। ठीक है, पूर्ण विराम। तो समझ में आ रहा है उत्तर सुनने के बाद? जो व्यक्ति रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, रोजी मजदूरी करते हैं, उनके साथ ऐसी स्थिति हो जाती है। कभी उनको काम नहीं मिलता है, कभी काम मिल जाता है। जिस दिन काम नहीं मिलता वो बेरोजगार हो जाते हैं, है ना। तो ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, काम करने वाले हैं। ठीक है,
इस प्रकार से उनकी आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। जिस दिन काम नहीं मिलेगा उस दिन पैसा नहीं मिलेगा, घर परिवार नहीं चल पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिखे हैं। अब देखिए एक प्रश्न बोल रहा है पृष्ठ 249 में, खाद्य प्रसंस्करण में रोजगार के दंडारेख 17.6 को एक तालिका बनाकर प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो हम देखेंगे पेज क्रमांक 249। पेज क्रमांक 249, 17.6 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में रोजगार। ठीक है, तो यह जो आरेख है वह आपके प्रश्न में आ सकता है, जिसकी तालिका बनानी है। तालिका मतलब इस प्रकार से जो ऊपर दिख रहा है इसे तालिका कहते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र की भाषा में इसे तालिका कहा जाता है। 3 प्रकार के खंड बनते हैं। ठीक है, इसमें दंडा आरेख ये है और तालिका ये है। ठीक है, हो सकता है प्रश्न में तालिका दे दे और दंडा आरेख बनाने के लिए बोला जाए, तो इस प्रकार से बनाना है, प्रश्न को समझ के बनाना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। 2007-8 में रोजगार बगल में दिया है, रोजगार लाखों में, तो 15 लाख लोगों को रोजगार मिला था 2007-8 में। यहां पे लिखा है देखिए, 2007-8 में 15 लाख लोगों को रोजगार मिला था। 2008-9 में यहां पर देखेंगे 2008-9 कितने लोगों को रोजगार मिला? 15.5। तो 15.5 लाख मतलब लगभग 15 और 16 के बीच में। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न क्या बोल रहा है, अंक तालिका बनाइए। तो अंक दंडारेख ये है, जस्ट उसका ऊपर का ये उत्तर होगा। ठीक है, ये अंक तालिका है, हमें इसको देखते हुए इस प्रकार की तालिका बनानी है। ठीक है, तो ये प्रश्न है और ये उसका उत्तर है। मान लो ये प्रश्न दे दिया आपके एग्जाम में कि दंडा आरेख बनाइए, तो उसका उत्तर ये हो जाएगा, इस प्रकार का दंडा आरेख बनेगा। ठीक है, ये जो नीली ग्राफ दिख रहा है वो रोजगार है, नीचे में सन लिखा हुआ है और इसके बगल में रोजगार लाखों में संख्या दी हुई है, 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख। ठीक है, इस प्रकार से तालिका और दंडारेख का मतलब आपको आज बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं फिर क्या बोल रहा है। दंड आरेख 17.9 में दर्शाए गए सेवा कार्य के उप क्षेत्र के आंकड़ों को तालिका बनाकर प्रस्तुत कीजिए और इसकी व्याख्या कीजिए। 2 प्रश्न बोल रहा है ना, एक तो तालिका बनानी है और दूसरा इसकी व्याख्या करनी है, वर्णन करना है, उसके बारे में लिखना है। तो देखते हैं 17.9, ये है आपका 17.9 सेवा कार्य के उप क्षेत्र, जैसे व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा एवं स्थायी संपदा, सामुदायिक एवं सामाजिक एवं निजी सेवाएं। अब यहाँ पर बगल में दिया है जो नीले कलर का है वो जीडीपी में हिस्सा, सकल घरेलू उत्पाद में कितना हिस्सा है,
और लाल में दिया है रोजगार में कितना हिस्सा है। इसके बारे में अंक तालिका बनानी है। ठीक है, तो इसकी अंक तालिका कैसी बनेगी? 4 खंड बनेंगे। एक में लिखा जाएगा क्रमांक, दूसरे में लिखा जाएगा उप क्षेत्र, ठीक है, और तीसरे बॉक्स में लिखा जाएगा जीडीपी में हिस्सा, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रतिशत, और चौथा खंड बनेगा रोजगार में हिस्सा, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रतिशत। ठीक है, 4 खंड बनेंगे। पिछले प्रश्न में हमने 3 खंड बनाए थे, इसमें 4 बनेंगे। क्यों? क्योंकि इसका एक विषय भी है उप क्षेत्र का। ठीक है, 3 विषय है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। नीचे में इस तरफ बाएं साइड क्या लिखना है? प्रतिशत में। क्या? प्रतिशत में, चाहे वो रोजगार हो या जीडीपी हो, उसका प्रतिशत लिखना है। ठीक है, ये प्रतिशत लिखा है इसके ऊपर में। उसे ही तालिका के माध्यम से दर्शाना है। तो एक होगा क्रमांक वाला हिस्सा, क्रमांक में लिखना है क्रमांक 1। उप क्षेत्र में क्या लिखना है? व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार, ये इसका उप क्षेत्र है। तालिका नंबर खंड नंबर 2 में लिखना है। ठीक है, अब व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार का जीडीपी में कितना हिस्सा है उसको लिखना है, जीडीपी वाले खंड में। तो उसमें लिखेंगे हम 27%। ठीक है, अब रोजगार वाले बॉक्स में लिखेंगे रोजगार में हिस्सा कितना है, इसी उपक्षेत्र का 15%। तो 27 के बगल वाले खंड में लिखना है 15%। ठीक है, उसके बाद क्रमांक 2 देखना है। क्रमांक 2 उपक्षेत्र क्या है? उपक्षेत्र वाले खंड में क्या लिखना है? बैंकिंग, बीमा एवं स्थायी संपदा। ठीक है, अब जीडीपी वाला हिस्सा उस खंड में लिखना है। जीडीपी में कितना हिस्सा है इस उपक्षेत्र का? 17%। और रोजगार में 2%। तो रोजगार वाले खंड में लिखना है 2%, 17 के बगल में। ठीक है, सीधे सीधे लाइन में। अब तीसरा उपक्षेत्र क्या बोल रहा है देखिएगा, सामुदायिक, सामाजिक एवं निजी सेवाएं। उपक्षेत्र वाले खंड में लिखना है। उसके बाद जीडीपी वाले खंड में इसका हिस्सा कितना है? 13%। और रोजगार में है, रोजगार में कितना है? 8%। तो इस प्रकार से तालिका बनानी है। ठीक है, ये दंडा आरेख है, उसकी तालिका बनानी है। प्रश्न आपका आ सकता है। ठीक है, अब इसमें दूसरा प्रश्न भी बोला है। क्या बोला है? इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर लिखना है तालिका के नीचे में। क्या लिखना है? पैराग्राफ बीच से लिखेंगे, कॉपी के बीच से। उपर्युक्त, उपर्युक्त मतलब ऊपर दिए गए आंकड़ों से, देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा। उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि जीडीपी प्रतिशत मात्रा में जिस अनुपात में वृद्धि हुई है उसकी तुलना में वैसा रोजगार का अवसर नहीं बढ़ा है। पूर्ण विराम। विशेष रूप से बैंकिंग, बीमा एवं स्थायी संपदा के क्षेत्र में असंतुलन अधिक है। पूर्ण विराम। ठीक है, दंडा आरेख को देख के भी आपको समझ में आ रहा होगा कि किस विषय पर, किस उपक्षेत्र में असंतुलन मतलब अंतर ज्यादा है। ठीक है, तो
बैंकिंग, बीमा और स्थायी संपदा के क्षेत्र में बहुत बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। आ रहा है ना समझ में? नहीं आ रहा होगा तो बताइएगा, हम इस पर फिर दोबारा चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, बता सकते हैं, लेकिन बनाना, करना, लिखना, समझना जरूरी है। आ रहा है समझ में? चलिए आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। इतिहास में कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूं मैं। उन प्रश्नों का आपको जवाब देना है। 5 प्रश्न आपको बताने हैं, उनका उत्तर। ठीक है, ये उत्तर आपको इतिहास के 151 पेज से लेकर 156 पेज के बीच में मिलेगा। जो पढ़ेंगे वो आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे। तो लिखिए पहला, खालिस्तान शताब्दी में इंग्लैंड के एक बड़े आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजरा है जिसे खालिस्तान कहा गया है। पूर्ण विराम। ठीक है, दूसरा, क्षमा कीजिएगा, हम पहले के प्रश्नों को ही दोबारा बोले हैं। ठीक है, ये छोड़िए, पहला छोड़ दीजिए, दूसरा फिर से लिखिएगा, फिर से लिखिएगा। ठीक है, ये पिछला प्रश्न था। पहला लिखेंगे, पहला, उसको छोड़ दीजिएगा, पहला लिखिएगा। एक करिश्माई व्यक्ति वाले जनरल नेड लूड के नेतृत्व में खालिस्तान नामक आंदोलन चलाया गया। दूसरा प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति के समय खालिस्तान 300 से अधिक राज्यों में बटा हुआ था। दूसरा है ये। तीसरा प्रश्न देखेंगे, सन 1834 में खालिस्तान राज्य के नेतृत्व में एक आर्थिक संघ बना। सन 1834 में खालिस्तान राज्य के नेतृत्व में एक आर्थिक संघ बना। चौथा प्रश्न देखेंगे, खालिस्तान सरकार ने भारी मात्रा में पूंजी निवेश किया और सारे देश में खालिस्तान का जाल बिछाया। पूर्ण विराम। ठीक है, पांचवा और अंतिम प्रश्न देखेंगे, मुंबई में पहला कपड़ा मिल सन खालिस्तान में लगा। पूर्ण विराम। ठीक है, इस प्रकार से आपको 5 प्रश्न के उत्तर 11 बजे तक अगले दिन हमें भेजना है। और इस अध्याय के प्रश्नों के उत्तर हम आपको लिखाएंगे भी, और लिखाए गए प्रश्न के उत्तर को थोड़ा सा समझाने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन अगले दिन। ठीक है, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।